हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 3 का पार्ट 4, जिसमें हम कवर करने वाले हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को। और इसके साथ साथ हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आर्बिट्रेशन, उसको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। अब ये जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है, मैंने बताया था कि मैंने यूनिट 2 में भी इनको कवर किया था। बेसिकली वहां पर हमने इनके कॉम्पोजिशन पढ़े थे, क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर पढ़ा था। लेकिन वही सारी चीजें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, या फिर इंडिया में कोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है, उसके नीचे कितने कोर्ट आते हैं, वो भी मेरे यूनिट 3 में भी है। तो आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, तो वो चीज मैंने यहाँ भी इंक्लूड करा दी है, इसीलिए ताकि अगर यूनिट 3 में इसका क्वेश्चन आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो और इजीली आंसर कर पाओ। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इनमें से कुछ अगर नया होगा तो मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हाई कोर्ट्स, तो मैंने बताया था कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे लेवल पे आने वाला कोर्ट है। तो ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी विद इन अ स्टेट, और ये स्टेट लेवल पे काम करते हैं। इट होल्ड द पोजीशन ऑफ सेकंड हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट। जैसे हम लोग को पता है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले लेवल का कोर्ट है, उसके सेकंड हाईएस्ट लेवल पे है मेरा हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। सॉरी, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिर्फ एक है। और हाई कोर्ट मतलब बेसिकली क्या बनाया गया है कि हर एक पर्टिकुलर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। अब हो सकता है कि एक या एक से ज्यादा स्टेट में एक ही हाई कोर्ट हो, वो केस हो सकता है। ठीक है। फिर है करंटली इंडिया बोस्ट 25 हाई कोर्ट स्टैब्लिश अक्रॉस वेरियस स्टेट। तो अभी करंट सिचुएशन में देखें तो 25 हाई कोर्ट्स इंडिया के अंदर हैं, अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है। अब ये है द ज्यूरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट इनकम्पासेस, जो हम लोग ज्यूरिडिक्शन में पढ़ चुके हैं कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या था, पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस होता है। हमें ये भी पता है कि हाई कोर्ट को हम लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। जितनी भी केसेस हैं, जितनी भी डिसीजंस हैं जो कि हाई कोर्ट ने दिए हैं, वो एज अ रिकॉर्ड रहते हैं, ताकि जो सबॉर्डिनेट लेवल के कोर्ट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट हैं, उन जो भी केसेस हैं, उनका जो डिसीजन है, बेसिकली उनका जो जजमेंट है, उससे हेल्प ले सके। और वहां पर जो जुडिशियल प्रेसिडेंट भी हमने पढ़ा था, वहां पर उनकी हेल्प हो सके। ठीक है। फिर है मेरा एपिलेट ज्यूरिडिक्शन। ये भी मैंने बताया था कि अगर पर्टिकुलरली आपको कोई आप किसी हाई कोर्ट पे गए, ठीक है, वहां पर आपने कोई केस अपना रखा और वहां से जो आपको जजमेंट मिला, जो डिसीजन मिला, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप वो पर्टिकुलर अपील ले जाके सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे और उनसे कहोगे कि आप प्लीज ये अपील एक्सेप्ट करिए और पर्टिकुलर जो भी केस है उसमें अपना डिसीजन दीजिए, अपना जजमेंट दीजिए। तो ये है मेरा एपिलेट ज्यूरिडिक्शन, जो हम लोग पहले बहुत ब्रीफ में प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ठीक है। फिर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मोस्ट हाई कोर्ट इंक्लूड हियरिंग अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स एंड एडजुडिकेटिंग रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हाई कोर्ट का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बेसिकली क्या होती है कि लोअर कोर्ट्स की अपील को हेयर करना। अब इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, उसी तरह से अगर सपोज करो कि सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास कोई एक केस आया है, ठीक है, किसी पर्सन ने कोई केस फाइल किया है और सबॉर्डिनेट कोर्ट ने वहां पर अपना जजमेंट दिया, वहां पर अपना डिसीजन दिया, लेकिन वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो उस जजमेंट से अगर सेटिस्फाइड नहीं है, उस केस में वो अपील ले जा सकता है हाई कोर्ट के पास, आप इस पर्टिकुलर केस में अपना जजमेंट, अपना डिसीजन प्रोवाइड करो। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, हियरिंग अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट एंड एजुडिकेटिंग रिट पिटिशन। और जो रिट पिटिशंस होती हैं उनको भी पूरा समझना, उसको पूरा फाइनलाइज करने का काम हाई कोर्ट का होता है। और ये चीजें कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल 226 एंड 227 में। ठीक है। अब इसमें क्या है, हाई कोर्ट में अगर इसके आगे पूछते हैं एग्जाम में कि क्वालिफिकेशन क्या है, और मतलब कैसे हाई कोर्ट के जजेस की क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या पूरा प्रोसीजर होता है, वो सब चीजें हम लोग पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो वो चीजें आप लोग यहाँ पर इंक्लूड कर देना। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका भी हमने काफी चीजें देखी थी। अब देखते हैं इसकी कॉम्पोजिशन एंड पावर, जो हमें पता है, लेकिन सिंस ये यहाँ पर मेंशन था तो मैं बता देती हूँ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 124(1), अब ये ब्रैकेट का 1 का मतलब होता है क्लॉज 1। ठीक है। स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CJI बोलते हैं, एंड 34 जजेस इंक्लूडिंग द CJI। मतलब जो मेरा सुप्रीम कोर्ट है उसका कॉम्पोजिशन कैसे हो रहा है, ये जो पूरा कॉम्पोजिशन का जो भी प्रोसीजर है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आर्टिकल 124 में मेंशन है, क्लॉज 1 में कॉन्स्टिट्यूशन के। और बेसिकली इसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 33 अदर जजेस होते हैं। मतलब इन जजेस को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के 34 जजेस मेरे सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। ठीक है। फिर है द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन ब्रॉडली बी कैटेगराइज इनटू ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन
एपिलेट ज्यूरिडिक्शन एंड एडवाइजरी, तो ये भी हमने वहां पर पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन भी हो सकता है, साथ ही साथ आप अपील ले जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास। उसके साथ साथ आप बहुत से मैटर्स, बहुत से ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका आप वहां से एडवाइस भी ले सकते हो, ठीक है। फिर है हाउएवर देयर आर अदर मल्टीपल पावर्स, और वो भी हमने देखी थी बहुत सारी ऐसी पावर्स जो सुप्रीम कोर्ट के पास थी, जैसे जुडिशियल रिव्यू की पावर थी और भी बहुत सारी पावर थी, वो भी हम यहाँ पर शॉर्ट में देख लेंगे, ठीक है। वही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स ऑफ इंडियन जुडिशरी इज द हाईएस्ट अथॉरिटी टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी मैंने वहां पर बताया था कि बेसिकली जो इंडिया का जुडिशरी सिस्टम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करके रखना, कॉन्स्टिट्यूशन को होल्ड करके रखना। जो सिटीजन्स हैं वहां के इंडिया के, उनके जो राइट्स हैं, उनका जो फंडामेंटल हक बोल सकते हो, जो राइट होते हैं, लिबर्टीज होती हैं, इनको प्रोटेक्ट करके रखना, एंड टू अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ रूल ऑफ लॉ, और जो लॉ है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। तो ये मेरी जुडिशरी सिस्टम का ऑब्जेक्टिव हो गया। और इस जुडिशरी सिस्टम है कि एक हायरार्की में एस्टैब्लिश है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी था कि फर्स्ट लेवल पे सुप्रीम कोर्ट था, नेक्स्ट मेरा हाई कोर्ट था, फिर सबऑर्डिनेट एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो उसी तरह से इस जो पूरा हायरार्की होती है, इसमें जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो मेरी सुप्रीम कोर्ट की होती है, और ये हमें पता है। हेंस इट इज नोन एज गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो गार्जियन क्या है? गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करके रखना, उसको प्रोटेक्ट करके रखने का काम मेरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है, ठीक। फिर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर पार्ट 5 द यूनियन एंड चैप्टर 6 टाइटल द यूनियन जुडिशरी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा पार्ट दिया हुआ है वो पार्ट 5 द यूनियन में मेंशन है, और चैप्टर 6 जो कि यूनियन जुडिशरी है, वहां पर पूरा सुप्रीम कोर्ट का पार्ट मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद अ हायरार्किकल सेटअप कंटेनिंग हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट अंडर इट। ये भी हमें पता है कि जो इंडिया का जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, ताकि वहां पर किसी भी तरह की पार्शियलनेस नहीं होनी चाहिए। जो भी डिसीजन पर्टिकुलर जज को देना है पर्टिकुलर केस में, वो मेरा इंडिपेंडेंट होना चाहिए और पार्शियलिटी के खिलाफ होना चाहिए, वहां पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हायरार्किकल सेटअप था उसमें हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो आर्टिकल 124 का जिस क्लॉज 1 है, and the Amendment Act of 2008 states that there shall be a Supreme Court of India consisting of Chief Justice of India and 34 judges including the CJI, जो हमने अभी पढ़ा। उसके साथ साथ आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में ये लिखा हुआ है, states that every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with such of the judges of Supreme Court and of the High Court in the state। तो ये भी चीज हम लोगों ने यूनिट 2 में पढ़ी थी, अगर आप लोग को याद हो, कि बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं? एक वारंट बेसिकली वहां पर बनाया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है, और वो वारंट मेरा प्रेसिडेंट बनाते हैं। और उस वारंट पे बेसिकली सील बोल सकते हो या फिर कंफर्मेशन कब लगती है? वो कंफर्मेशन तब लगती है जब मेरे जो बाकी जजेस हैं उनसे कंसल्टेशन करने के बाद, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो बाकी जजेस से कंसल्टेशन करेंगे कि पर्टिकुलर पर्सन को हम जज बनाएं कि ना बनाएं। तो उनका जो वहां पर कंसल्टेशन, जो भी रिकमेंडेशन आएगा, उस हिसाब से बेसिकली यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है। और ये जजेस कहाँ के होते हैं? ये जजेस मेरे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है। फिर लिखा है हेयर द कोलिजियम, और मैंने वहां पे ये भी बताया था कि कोलिजियम सिस्टम क्या होता है। कोलिजियम सिस्टम के अंदर ग्रुप ऑफ जजेस, जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, उनका एक ग्रुप बनाया जाता है ताकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो सके मेरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द कोर्ट्स वाज फॉलोड आल्सो नोन एज थ्री जजेस केस which comprises of Chief Justice of India and 4 senior most judges of the Supreme Court, 1 Chief Justice of a High Court and 2 of its senior most judges। तो बेसिकली यहाँ पर कोलेजियम सिस्टम, बेसिकली यहाँ पर क्या है, अब तुम लोग सोचोगे कोलेजियम सिस्टम का यहाँ पर कॉम्पोजिशन कुछ और दिया हुआ है, तो कोलेजियम सिस्टम फिक्स नहीं होता है। कोलेजियम सिस्टम बेसिकली चेंज होता रहता है। जरूरी नहीं कि इसमें 4 ही सीनियर मोस्ट जज हो, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन मेन केस क्या है कि सीनियर मोस्ट जजेस के ग्रुप को हम लोग कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया? यहाँ पर ये बताया गया कि इस कोलेजियम सिस्टम के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाते हैं, उसके साथ साथ 4 सीनियर मोस्ट जज आ जाते हैं मेरे सुप्रीम कोर्ट के, और हाई कोर्ट के मेरे चीफ जस्टिस आ जाते हैं। उसके साथ साथ 2 मेरे सीनियर मोस्ट जजेस मेरे हाई कोर्ट के भी लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के सीजे आए, उसके साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस, हाई कोर्ट के सीजे, और उसके साथ साथ मेरे 2 सीनियर मोस्ट जजेस मेरे कोलेजियम सिस्टम को फॉर्म करते हैं, ठीक है।
This system demanded a consensus decision of all the senior most judge in conformity with the Chief Justice of India, और ये बेसिकली अपना डिसीजन प्रोवाइड करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में, ठीक है। फिर आता है पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर ऐसे डायरेक्टली पूछता है कि पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, तो यहाँ पर मैंने बेसिकली एक हेडिंग के फॉर्म में बताया है। इसकी जितनी भी चीजें हैं वो यूनिट 2 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहला तो ऑब्वियस सी बात है, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट सिविल और क्रिमिनल ऑफ कोर्ट विद सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर 6 मंथ और फाइन अप टू 2000। तो ये तो हमें पता ही कि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, जजमेंट प्रोवाइड करना। तो बेसिकली वहां पर वो क्या करेगा, पनिशमेंट या जजमेंट प्रोवाइड करेगा कोई भी तरह का कंटेम्प्ट या किसी भी तरह के मैटर में, चाहे वो सिविल हो या फिर वो क्रिमिनल हो। और हो सकता है वहां पर आपको जेल हो सकती है, इम्प्रिजमेंट हो सकती है, या फिर 6 महीने के लिए जेल हो सकती है, या फिर वो डिपेंड करता है आपने किस तरह का ऑफेंस किया है। उसके साथ साथ हो सकता है कि आपको फाइन भी देना पड़े अप टू 2000 का, ठीक है। फिर अभी सिविल कंटेम्प्ट मतलब क्या है, वही चीज। सिविल कंटेम्प्ट मीन्स विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मीन्स डूइंग एन एक्ट व्हिच लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट और कॉजिंग इंटरफेरेंस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि कंटेम्प्ट यहाँ पर बताया गया है कि सिविल हो सकता है और हो सकता है कि क्रिमिनल हो। तो सिविल में क्या होगा कि जो पर्टिकुलर जजमेंट मेरे जज ने दिया है उसको डिसओबे करना, उसको ना फॉलो करना, वो मेरे सिविल कंटेम्प्ट में आ गया। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या आ गया, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में वो सारी चीजें आ गई जिससे मेरी जो कोर्ट है बेसिकली उसकी जो अथॉरिटी है वो गिरे, या फिर जो कोर्ट में जो चीजें चल रही हैं या फिर जो पर्टिकुलर केस में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें इंटरफेरेंस अगर हम करेंगे तो वो मेरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो गया। और उस केस में जो कोर्ट है वो आपको बेसिकली क्या कर सकता है, आपको पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकता है जिस तरह का आपने वहां पर सिविल या क्रिमिनल कंटेम्प्ट शो किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा जुडिशियल रिव्यू। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो पर्टिकुलर डिसीजन है उसको रिव्यू करना, कि वहां पर उसकी लीगैलिटी बेसिकली चेक करना। सो टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट and executive orders, the ground of review is limited by parliamentary legislations or rule made by the Supreme Court। तो यहाँ पर जुडिशियल जो रिव्यू है वहां पर वो तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है मेरा डिसाइडिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो ये भी हमने देखा था कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो अपना ओपिनियन वहां पर देते हैं, अपॉइंटमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। इंक्वायरिंग अथॉरिटी इन कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द यूपीएससी मेंबर्स। तो बेसिकली जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं उनका बिहेवियर कैसा है उसको पूरा इंक्वायरी वहां पर करना, उनको पूरा इवैल्यूएट करने का काम भी मेरा सुप्रीम कोर्ट के पावर के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा विड्रॉ केसेस पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट एंड डिस्पोज ऑफ देम इटसेल्फ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो ऐसे केसेस जो कि बोल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत टाइम से पड़े हुए हैं उनको बेसिकली हाई कोर्ट को देना, और बहुत से ऐसे केसेस जो किसी काम के नहीं है उनको बेसिकली वहां पर डिस्पोज ऑफ कर देना, उनको खत्म कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। अभी एड हॉक जजेस क्या है, आर्टिकल 127 स्टेट्स दैट इफ एट एनी टाइम देयर इज अ लैक ऑफ कोरम ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मैंने कोरम बताया था पहले, पार्लियामेंट जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि कोरम होता है बेसिकली पार्लियामेंट में अगर हम देखें तो अगर 1/10 जो पर्सन है, जो पीपल है मेरे हाउस में, अगर वो प्रेजेंट है तो वहां पर कोरम मेंटेन होता है। लेकिन अगर इससे कम पीपल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट में तो वहां पर कोरम नहीं होता है, या फिर लैक ऑफ कोरम बोल सकते हो। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि ऐसे टाइम पे जहां पर जो पर्सन जो कोरम फॉर्म करते हैं उतने पर्सन अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न request in writing the attendance of judge of high court duly qualified to be appointed as a judge of supreme court। तो बेसिकली उस केस में क्या होगा कि सपोज करो कि एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम आया जहां पर जितने जज सुप्रीम कोर्ट में चाहिए हो उतने जज नहीं है, तो उस केस में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो क्या करेंगे, बेसिकली वो प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कंसेंट से एक ऐसा जज रखेंगे जो कि टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए रहेगा, तभी इसको एड हॉक जज बोल रहे हैं। तो टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए उन जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा, और ये जज कौन होंगे, ये जज मेरे हाई कोर्ट के जज होंगे जो कि क्वालिफाई करते होंगे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना, ठीक है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं प्रेजेंट होने की वजह से हाई कोर्ट के एक जज को सुप्रीम कोर्ट का जज कुछ टाइम पीरियड के लिए बना देने को ही हम लोग बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो कि कहां पर है, आर्टिकल 128 में। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट एनी टाइम
with the previous consent of president, and the person to be so appointed can appoint any person who had previously held the office of a judge of supreme court. तो बेसिकली ऐसा केस आ सकता है जहां पर जजेस की ज्यादा जरूरत हो। उस केस में जो रिटायर्ड जजेस हैं मेरे सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेसिकली उनको भी बोल सकते हो, उनको भी जज बनाता है, उनके ऑफिस में उनको रख सकता है उस पोस्ट में। ठीक है, फिर है मेरा अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, आर्टिकल 126। When the office of Chief Justice of India is vacant, or when the Chief Justice is by reason of absence or otherwise unable to perform duties of the office, the President in such case can appoint a judge of the court to discharge the duties of the office. तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि बोल सकते हो कि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर चीफ जस्टिस जो है वो अपने ऑफिस में नहीं प्रेजेंट होते हैं। हो सकता है कोई भी रीजन हो उसके पीछे, तो वो अपनी ड्यूटीज को नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो प्रेसिडेंट है वो किसी और चीफ जस्टिस को बेसिकली वहां पर अपॉइंट कर सकते हैं, जिनको हम लोग एक्टिंग चीफ जस्टिस बोलेंगे। ठीक है, फिर है मेरा नेक्स्ट है मेरा रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। अभी रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 137 इज एम्पावर्ड टू रिव्यू एनी जजमेंट और ऑर्डर मेड बाय इट विद अ व्यू टू रिमूविंग एनी मिस्टेक और एरर दैट माइट हैव क्रेप्ट इन द जजमेंट और ऑर्डर। तो देखो, रिवाइजरी का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई डिसीजन जो मेरे सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिया हो उसको बेसिकली रिव्यू करना, है ना, कि बाय चांस आपने जो भी डिसीजन दिया हुआ है। हाँ, तो रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, बेसिकली जैसे हम लोग जैसे पढ़ाई भी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को रिवाइज करते हैं, दोबारा से इनको रिव्यू करते हैं कि बाय चांस कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। अब ऐसे ही आप लोग एग्जांपल ले सकते हो किसी एग्जाम का। ठीक है, सपोज करो आप लोग AKTU का ही पेपर दे रहे हो, आपने पेपर फिनिश कर दिया। अब बचे हुए टाइम में क्या हम लोग करते हैं, हम लोग रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर हमने उस क्वेश्चन को आंसर करने में, पेपर को आंसर करने में कोई गलती तो नहीं करी है। उसी तरह से जो रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या है, इसमें जो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास ये पावर दी हुई है कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सके, उसको चेक कर सके, ताकि वो देखे कि उसने जो अपनी जजमेंट दी है वहां पर उसने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, कोई एरर तो नहीं किया है। तो उसको हम लोग रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा, अब ये तो हमें पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट की तरह, एज इट्स डिसीजंस आर ऑफ एविडेंटरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन लिया है उसका जो भी जजमेंट होगा वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं हो सकता है, उसको कोई वहां पर बेसिकली उसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको रिमूव करने का क्या प्रोसीजर है वो हम लोग देखते हैं। सो अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली फ्रॉम ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ resolution passed by both the houses of the parliament with a majority of total membership। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए वहां पर प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। किस फॉर्म में, एक रेजोल्यूशन के फॉर्म में। जिस रेजोल्यूशन को कौन पास करना होना चाहिए, उस रेजोल्यूशन को दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पास करने चाहिए। अब ऐसे नहीं कि पास हो वो, वहां पर मेजॉरिटी होनी चाहिए। और कैसी मेजॉरिटी, जो भी मेरी मेजॉरिटी होनी चाहिए वो 2/3 ऑफ मेंबर्स जो भी प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं हर एक हाउस में। मतलब लोकसभा से भी मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और राज्यसभा से भी मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर ये रेजोल्यूशन इस मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो उस केस में यहाँ पर मेरा जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो वहां पर उनका रिमूवल हो जाएगा। और इसका जो रीजन होगा रिमूव करने का वो क्या होगा, उनका मिसबिहेवियर, या फिर वो जज की तरह अपना जो काम है, अपना जो जजमेंट है वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, वो वहां पर इनकेपेबल हो रहे हैं। तो उस केस में भी यहाँ पर रिमूवल हो सकता है मेरे सुप्रीम कोर्ट के जज का। ठीक है, hence a democratic country like India needs a judiciary because democratic values tends to lose their prominence without proper checks and balances। इसीलिए यहाँ पर एक जुडिशरी सिस्टम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। ठीक, आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का
वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज़, हमारे सिविल मंत्रा के चैनल पे एक नया ज्वाइन बटन भी इंक्लूड हुआ है, जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी आपको एडवांटेज मिलेंगी। तो हमारे चैनल में जब आप जाओगे, कोई भी वीडियो खोलोगे, तो आपको चैनल के नाम के साइड में एक ज्वाइन बटन दिखेगा, तो उस ज्वाइन बटन को आपको क्लिक करना है। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हो तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की एडवांटेज मिलेगी, जैसे कि आपको कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे डिटेल में, जो कि आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप उन वीडियोस को पढ़ के अपना सेमेस्टर ईजिली क्रैक कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ। सारे सेमेस्टर के आपको वीडियो मिलेंगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे, और आप लोग को पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, बीटेक के अंदर, एकेटीयू के अंदर जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्रीमियम वीडियोस, जो वीडियोस यहाँ पर प्राइवेट हैं, उसका एक्सेस मिलेगा, और आपका वीकली इंटरेक्शन होगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लाइव वीडियो में, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की एक्सेस और व्हाट्सएप ग्रुप की भी एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप जब चाहो अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे ज्वाइन का ऑप्शन था, आप चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको इसमें बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट है मेरा आर्बिट्रेशन। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोई ऐसा नया टॉपिक नहीं था हमारे लिए, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन आर्बिट्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सबसे ज़्यादा पेपर में आर्बिट्रेशन आता है, और ईजी भी है, कोई ऐसा बहुत टफ नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आर्बिट्रेशन क्या है। आर्बिट्रेशन इज अ प्रोसीजर इन विच अ डिस्प्यूट इज सबमिटेड by agreement of the parties to one or more arbiters who makes a binding decision on the dispute। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, सपोज करो कि दो पार्टीज है, ठीक है, दो पार्टीज हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो इनका जो डिस्प्यूट है, इस कॉन्फ्लिक्ट को बेसिकली रिजॉल्व करने को हम लोग क्या कहते हैं, आर्बिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो इनका ये जो डिस्प्यूट होगा या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसको हम सबमिट करेंगे। कैसे सबमिट करेंगे, इसको हम सबमिट करेंगे आर्बिट्रेटर्स में। बेसिकली इन दोनों पार्टीज के बीच का जो डिस्प्यूट है, उनको सॉल्व करने का काम आर्बिट्रेटर्स करते हैं, और इस प्रोसीजर को हम लोग आर्बिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, in choosing arbitration, the parties opt for a private dispute resolution procedure instead of going to court। और बेसिकली अगर आप लोग आर्बिट्रेशन चूज कर रहे हो अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने के लिए, तो उस केस में जो दोनों पार्टीज हैं वो क्या ऑप्ट कर रही हैं, वो ये ऑप्ट कर रही हैं कि वो प्राइवेट रेजोल्यूशन, बेसिकली वहां पर जो लोग प्राइवेटली डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, वो लोग उसको चूज कर रहे हैं कोर्ट्स के खिलाफ। ठीक है, मतलब वो लोग कोर्ट्स को नहीं चूज कर रहे हैं, वो लोग प्राइवेट रेजोल्यूशन को चूज कर रहे हैं, बेसिकली प्राइवेट आर्बिट्रेटर्स को चूज कर रहे हैं। सो आर्बिट्रेशन किसका फॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो हम लोग अभी आगे देखेंगे। ये चीज याद रखना कि जो आर्बिट्रेशन है वो एडीआर का पार्ट है, एडीआर का फॉर्म है। आर्बिट्रेशन इज अ मोड ऑफ एडीआर wherein the dispute between the parties goes through a process to achieve an amicable resolution by an impartial third party known as arbitrator without recourse to litigation। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी होगी या फिर जो आर्बिट्रेटर जिसको बोल रहे हैं, वो बेसिकली यहाँ पर इम्पार्शियल होगा। ठीक है, such a decision taken by an arbitrator shall be binding on both the parties। और बेसिकली यहाँ पर बोल सकते हो कि जो भी डिसीजन मेरा आर्बिट्रेटर लेगा, वो दोनों पार्टीज उससे बाइंडेड होंगे, दोनों पार्टीज को उस डिसीजन को मानना पड़ेगा, उसको बेसिकली उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन समझ में आ गया होगा आप लोग को कि आर्बिट्रेशन क्या है। तो जो पार्टीज हैं जिनके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने के प्रोसीजर को हम लोग आर्बिट्रेशन कहते हैं। मेन पॉइंट क्या है, आर्बिट्रेशन एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का फॉर्म होता है, और जो ये प्रोसीजर, जहां पर बेसिकली इस प्रोसीजर को हम लोग आर्बिट्रेशन कहते हैं, और जो लोग इसको बेसिकली रिजॉल्व करवाते हैं उनको हम लोग आर्बिट्रेटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी कि आर्बिट्रेशन अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज अ टेक्निक फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट्स विद द पार्टीज टू अ डिस्प्यूट। वही चीज जो मैंने बताई, आर्बिट्रेटर्स बाय हुज डिसीजन दे एग्री टू बाउंड, जो मैंने बताया भी कि आर्बिट्रेशन अगर आप चूज कर रहे हो तो आप क्या ऑप्ट कर रहे हो, आप ऑप्ट कर रहे हो बेसिकली प्राइवेट तरीका कोर्ट्स के, अगर देखिए तो। ठीक है, आप कोर्ट्स को नहीं चूज कर रहे हो, आप प्राइवेट तरीके को चूज कर रहे हो अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन।
कि आर्बिट्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसका पहला टाइप क्या होता है? इसका पहला टाइप होता है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन. So this refers to the arbitration involving Indian parties where the arbitration takes place within India and the applicable rules are Indians. तो ये तो बहुत easy सा word इसमें लग ही रहा है. Domestic arbitration का मतलब क्या है? ऐसा arbitration जो इंडिया के अंदर हो रहा है, जिसमें जो parties involve हो रही हैं वो Indian parties हैं, ठीक है. तो इसमें जो rules लगेंगे arbitration के basically, या फिर जो dispute resolve करने के जो भी rules लगेंगे वो इंडिया के हिसाब से लगेंगे, ठीक है. नेक्स्ट है मेरा फॉरेन आर्बिट्रेशन. तो ये इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा. ऐसे सारे आर्बिट्रेशन जो इंडिया से बाहर होते हैं, जहां पर जो पीपल इन्वॉल्व है वो बेसिकली इंडियंस नहीं है, तो उस केस में इसको हम लोग फॉरेन आर्बिट्रेशन बोलेंगे. तो वही चीज यहाँ पर लिखी भी है कि दिस टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन अकर्स व्हेन प्रोसीडिंग्स आर हेल्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड द रिजल्टिंग अवार्ड मस्ट बी इन्फोर्स्ड विद इन इंडिया. तो वही चीज है कि यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि पार्टीज जो इन्वॉल्व होंगी वो आउटसाइड इंडिया में होंगी, ठीक है. नेक्स्ट है मेरा एड हॉक आर्बिट्रेशन. तो एड हॉक आर्बिट्रेशन क्या है? इन दिस सिनेरियो द आर्बिट्रेशन प्रोसेस इज गवर्न डायरेक्टली बाय द पार्टीज इन्वॉल्व विदाउट रिलाइंग ऑन अ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन. तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर है वो बेसिकली पार्टीज ही अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगी. यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन पे आर्बिट्रेशन बेसिकली नहीं फोकस्ड होगा. जो पार्टीज हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली वही यहाँ पर आर्बिट्रेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करेंगी, ठीक है. नेक्स्ट है मेरा इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन. सो अनलाइक एड हॉक आर्बिट्रेशन, institutional arbitration involves parties selecting a specific institution to administer the arbitration process, including appointing arbitrators and applying relevant arbitration rule. तो ये ad hoc का एकदम opposite version हो गया. ad hoc में क्या था कि आप किसी भी particular institution की help नहीं ले रहे हैं arbitration को basically perform करवाने के लिए. उसी तरह से इंस्टीट्यूशनल, इसका नाम ही है इंस्टीट्यूशनल, तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को यूज कर रहे हैं आर्बिट्रेशन के जो प्रोसेस है बेसिकली उसको परफॉर्म करवाने के लिए, और यहाँ पर आर्बिट्रेटर्स होंगे और आर्बिट्रेशन के रूल भी लगेंगे, ठीक है. फिर है स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन. तो यहाँ पर दिस फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन इज मैंडेटेड बाय अ पर्टिकुलर लॉ और स्टैट्यूट. मैंने बताया है स्टैट्यूट क्या होता है. स्टैट्यूट हम लोग स्टैट्यूट को लॉ बोलते हैं. कंपेलिंग द पार्टीज टू एंगेज इन आर्बिट्रेशन एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट्स. तो यहाँ पर बेसिकली लॉ के हिसाब से जो आपका डिस्प्यूट है या फिर जो आपकी प्रॉब्लम है उसका बेसिकली यहाँ पर आपको बोल सकते हो वहां पर आपको सोल्यूशन मिलता है, ठीक है. फिर है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. So this occurs when at least one of the disputing party is a resident of a country other than India, making it an international arbitration involving commercial interest. तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो मेरी दो पार्टीज होंगी उनमें से एक, अब हो सकता है दो पार्टीज हो सकता है तीन पार्टीज हो, जितनी भी पार्टीज हो उनका जो बेसिकली एक या फिर एक से ज्यादा पार्टीज अगर मेरी आउटसाइड द इंडिया में है, आउटसाइड द इंडिया में रह रही हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ठीक है. अब मैंने जो टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन बताए, हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आर्बिट्रेशन के टाइप्स पेपर में नहीं पूछे जाते हैं. मेन पूछा जाता है कि आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर पूरा है क्या, आर्बिट्रेशन क्या है, ठीक है. अगर बेसिकली अगर सिर्फ आर्बिट्रेशन आता है और अगर पेपर में नहीं स्पेस मिलती है, मतलब अगर आप लोग को ज्यादा लॉन्ग आंसर के फॉर्म में आ रहा है, तो उस केस में आप लोग टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन भी वहां पर मेंशन कर सकते हो. एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा एग्जामिनर पे, ठीक है. फिर आता है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ आर्बिट्रेटर्स, कि आर्बिट्रेटर्स के पास क्या राइट्स और उनकी ड्यूटीज क्या होती है. सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट. सो एन आर्बिट्रेटर मस्ट फॉर्मली एक्सेप्ट देयर अपॉइंटमेंट इन राइटिंग विच कैन बी डन बाय साइनिंग द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. तो बेसिकली अगर आप एक आर्बिट्रेटर की तरह काम कर रहे हो तो उस केस में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. एक आपका अपॉइंटमेंट लेटर बनेगा, बेसिकली आपको उस अपॉइंटमेंट लेटर या फिर आप एक आर्बिट्रेटर की तरह काम कर रहे हो वो आपको राइटिंग में बेसिकली देना पड़ेगा और आपको साइन करना पड़ेगा आर्बिट्रेशन का एक अग्रीमेंट, ठीक है. तो जैसे कंपनीज भी अपने एम्प्लॉय को रखती हैं तो पूरा एक प्रोसीजर होता है, उसी तरह से आर्बिट्रेटर भी अगर आपको बनना है तो उसका पूरा प्रोसीजर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट है मेरा कंडक्टिंग प्रोसीडिंग्स. सो इट इज द ड्यूटी ऑफ एन आर्बिट्रेटर टू कंडक्ट द आर्बिट्रेशन प्रोसेस efficiently and promptly, taking necessary steps to prevent any unnecessary delays.
तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक आर्बिट्रेटर हो तो आपको अपना काम सही से करना चाहिए, एफिशिएंटली और प्रॉम्प्टली करना चाहिए। आपका काम क्या है? आपका काम है आर्बिट्रेशन करना, तो आपको आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को सही से और एफिशिएंटली करना चाहिए। यही है मेरा कंडक्टिंग प्रोसीडिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा डिस्चार्ज ऑफ आर्बिट्रेटर। So unless otherwise agreed, parties have the right to mutually discharge an arbitrator who fails to fulfill their duties or does not do so in a timely manner। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो आर्बिट्रेटर रखा है अपने डिस्प्यूट को बेसिकली रिजॉल्व करवाने के लिए, अगर वो आर्बिट्रेटर अपना काम जो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने का वो काम सही से नहीं कर पा रहा है, या फिर अपनी जो आपकी ड्यूटीज़ हैं अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, या फिर आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को बहुत टाइम ले रहा है परफॉर्म करने में, तो उस केस में आप उस आर्बिट्रेटर को वहां से हटा भी सकते हो, उसको डिस्चार्ज भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा रीइंबर्समेंट एंड फीस। So an arbitrator is entitled to reimbursement of expenses and a fee for their services unless they have explicitly waived these rights in writings। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि मनी रिलेटेड बात है कि एक आर्बिट्रेटर है, उसने जितना भी उसका काम किया है उसको उसका फी मिल जाना चाहिए उसकी सर्विसेज के हिसाब से। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर रीइंबर्समेंट एंड फीस में मेंशन है। नेक्स्ट है मेरा डिसीजन ऑन एक्सपेंसेस एंड फीस। सो इफ एन आर्बिट्रेटर डिटरमाइंस इट्स ओन एक्सपेंसेस एंड फीस, पार्टीज आर नॉट बाउंड बाय दिस डिसीजन अनलेस दे एक्सप्लिसिटली अग्री टू इट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अगर किसी आर्बिट्रेटर है उसकी सर्विस के हिसाब से अगर उसने फी नहीं रखी है, उसने अपने हिसाब से एक फी फिक्स कर रखी है, एक एक्सपेंस फिक्स कर रखा है, तो उस केस में जो पार्टीज हैं जो उस आर्बिट्रेटर को बेसिकली ले रही हैं वो बेसिकली यहाँ पर इस डिसीजन से बाउंडेड नहीं है, वो यहाँ पर बेसिकली नेगोशिएशन बोल सकते हो कर सकती हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था कि आर्बिट्रेशन किसका फॉर्म है? एडीआर का, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो अब देखते हैं ये क्या है इंडिया के अंदर। सो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग अ डिस्प्यूट और अ कॉन्फ्लिक्ट दैट हैज अराइजन बिटवीन ट्रांजैक्टिंग पार्टीज। तो सिमिलर लाइक आर्बिट्रेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, उसका बेसिकली उसको सॉल्व करना। सो इसके प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो कि दो पार्टीज या फिर दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में होता है। ठीक है, फिर है द डिसीजन कैन बी अराइव्ड एट ईदर इन अ एमिकेबल मैनर और इन एडवर्सरियल मैनर ईदर बाय द पार्टीज देमसेल्फ और अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। तो ये मैंने बताया भी था, जैसे हम लोगों ने एड हॉक वो देखा था आर्बिट्रेशन, जहां पर पार्टीज खुद भी आर्बिट्रेशन प्रोसेस परफॉर्म कर सकती हैं। इसके साथ साथ आप किसी थर्ड पार्टी पर्सन को भी रख सकते हो जिसको हम लोग आर्बिट्रेटर बोलते हैं, वहां पर बेसिकली वो भी यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं अपना काम। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा द डिफरेंस बिटवीन द पार्टीज आर एड्रेस्ड बाय डीलिंग विद देयर ट्रांजैक्शन रिलेटेड इंटरेस्ट। और जो भी उनकी पार्टीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उनको हम अकॉर्डिंगली एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कि एडीआर का मैकेनिज्म क्या है। सो एडीआर इज अ मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन that is non-adversarial, that is working together cooperatively to reach the best resolution for everyone। अब ये non-adversarial का मतलब क्या है कि adversarial का मतलब होता है कि साथ में ना काम करना, non-adversarial का मतलब होता है कि जो भी दो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं वो अपना काम जो है बेसिकली जो रिजॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो आपस में कोऑपरेटिव तरीके से करें और कोशिश करें कि सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का उसको वो बेसिकली वहां से वो उस पर रीच कर सके, मतलब बेस्ट सोल्यूशन वहां से वो ले सके। यही मेरा यहाँ पर नॉन एडवर्सेरियल प्रोसेस है, मेरे मैकेनिज्म है एडीआर। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एडीआर कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ लिटिगेशन ऑन कोर्ट्स while delivering a well-rounded and satisfying experience for the parties involved। अब सिंपल सी बात है यहाँ पर कि कोर्ट पे ही अगर सब लोग चले जाएंगे अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करवाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट करेगा मेरे कोर्ट्स के ऊपर। हमने देखा भी है कि कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो सालों साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। वो क्यों पेंडिंग पड़े हैं? क्योंकि कोर्ट्स के पास बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो उनके बर्डन को रिड्यूस करने का काम भी मेरा एडीआर करता है और बेसिकली लोगों को एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड द पाई थ्रू क्रिएटिव कोलैबोरेटिव बार्गेनिंग एंड फुलफिल द इंटरेस्ट ड्राइविंग इन देयर डिमांड। तो वही चीज़ है कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको क्रिएटिव कोलैबोरेटिव सोल्यूशन को प्रोवाइड करना। ठीक है, फिर है एडीआर इज जनरली क्लासिफाइड। अब जैसे आर्बिट्रेशन के टाइप्स थे वैसे ही मेरे एडीआर के टाइप्स हैं। वो क्या है?
वही चीज कि आर्बिट्रेशन क्या है, आर्बिट्रेशन एक फॉर्म है ईडीआर का। तो उसका पहला टाइप क्या हो गया, आर्बिट्रेशन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि द डिस्प्यूट इज सबमिटेड टू एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल व्हिच मेक्स अ डिसीजन एंड अवार्ड ऑन द डिस्प्यूट दैट इज मोस्टली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज. It is less formal than a trial and the rules of evidence are often relaxed. Generally, there is no right to appeal an arbitrator decision. तो arbitrator ने जो भी decision लिया है उनके decision को basically oppose करने का आपके पास कोई right नहीं होता है general cases में देखें तो. Except for some interim measures, there is very little scope for judicial intervention in the arbitration process. बहुत से ऐसे मेजर्स हो सकते हैं जिसमें जो आर्बिट्रेशन का जो भी जजमेंट है, जो भी सोल्यूशन आया है, वहां पर जुडिशियल बेसिकली कोर्ट्स का वहां पर इंटरवेंशन हो सकता है, लेकिन ये जो इंटरवेंशन का जो स्कोप है वो बहुत ही कम है, बहुत ही लिटिल चांसेस है कि यहाँ पर जुडिशियल इंटरवेंशन हो. ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कंसिलिएशन. अब ये क्या है, अ नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर इन विच एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी द कंसिलिएटर assists the parties to a dispute in reaching a mutually satisfactory agreed settlement of dispute. Conciliation is less formal form of arbitration, ये याद रखना. The parties are free to accept or reject the recommendation of the conciliator. However, if both the parties accept the settlement document drawn by the conciliator, it shall be final and binding on both. देखो, जैसे आर्बिट्रेशन था, आर्बिट्रेशन में क्या था कि दो पार्टीज जो थी उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने का काम मेरे आर्बिट्रेटर कर रहा था. ठीक है, अब उस केस में आर्बिट्रेटर ने जो भी डिसीजन दिया है वो दोनों पार्टीज बाइंडेड होते हैं, बाउंड होते हैं बेसिकली कि उनको वो डिसीजन को क्या करना है, उस डिसीजन को बेसिकली फॉलो करना है. ठीक है, उनको वो बाइंडेड होते हैं उससे. लेकिन कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन का जस्ट ऑपोजिट है, ये इसका लेस फॉर्मल फॉर्म है. जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि अब जो पर्सन यहाँ पर डिस्प्यूट बेसिकली सॉल्व करवा रहा है उसको हम लोग कंसिलिएटर बोलेंगे, वहां पर उसको हम लोग आर्बिट्रेटर बोलते थे. तो कंसिलिएटर ने जो भी यहाँ पर डिसीजन दिया है, जो दोनों पार्टीज हैं वो फ्री हैं कि या तो वो उसको एक्सेप्ट करें या फिर उसको रिजेक्ट करें. लेकिन अगर किसी केस में दोनों पार्टीज ने वो जो बेसिकली सेटलमेंट हुआ है, जो भी उनका सोल्यूशन आया है उसको एक्सेप्ट कर दिया, उस केस में दोनों पार्टीज वहां पर बाइंडेड हो जाती हैं उसको फॉलो करने के लिए. ठीक है, अब ये नहीं होगा कि आपने एक्सेप्ट कर दिया आगे चल के आप उसको फॉलो ना करें, नहीं, अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो आपको उसको चल के फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये कंसिलिएशन है बेसिकली आर्बिट्रेशन का जस्ट ऑपोजिट कंसिलिएशन. नेक्स्ट है मेरा मेडिएशन. ये क्या है, इन मेडिएशन एन इम्पार्शियल पर्सन कॉल अ मेडिएटर. अब जैसे कंसिलिएटर था, आर्बिट्रेटर था, वैसे ही मेडिएटर है. हेल्प्स द पार्टीज ट्राई टू रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट. The mediator does not decide the dispute but helps the parties communicate so that they can try to settle the dispute themselves. Mediation leaves control of the outcome with the parties. देखो, बेसिकली मेडिएशन का मतलब क्या है, या फिर मेडिएटर जो परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर जो डिस्प्यूट का बेसिकली सॉल्व करवाने का प्रोसीजर है वो मेडिएटर नहीं करता है. यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर दोनों पार्टीज के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है कि दो पार्टीज में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, उस कम्युनिकेशन के बैरियर को तोड़ने का काम मेरा मेडिएटर करता है. बेसिकली उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना मेडिएटर का काम होता है, ताकि वो लोग अपने जो दोनों पार्टीज हैं वो अपने बीच का डिस्प्यूट जो है वो खुद से ही सॉल्व कर लें. तो ये किसी तरह का एक तरह का एड हॉक आर्बिट्रेशन भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर मेडिएटर का काम होता है वहां पर कम्युनिकेशन प्रोसेस को ईज करवाने का. ठीक, नेक्स्ट है मेरा नेगोशिएशन. तो ये तो सबको पता ही होगा, अ नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर इन विच डिस्कशंस बिटवीन द पार्टीज आर इनिशिएटेड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी थर्ड पार्टी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अराइविंग एट अ negotiated settlement to the dispute. It is the most common method of ADR. Negotiation occur in business, non-profit organization, government branches, legal proceedings among nations, and in personal situations such as marriage, divorce, parenting, and everyday life. तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि नेगोशिएशन बेसिकली एक नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है. अब ये नॉन बाइंडिंग प्रोसेस क्या कि दोनों पार्टीज इसको फॉलो करें या ना करें ये इन पे डिपेंड करता है. ठीक है, और यहाँ पर किसी भी थर्ड पार्टी का बेसिकली यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट में पहुंचते हैं. उस डिस्प्यूट का आपको एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट वहां पर मिलता है. अब ये नेगोशिएशन क्या है, नेगोशिएशन हो सकता है कि एग्जाम्पल हो कि किसी बिजनेस में है तो वहां पर जो भी प्रॉफिट हुआ वहां पर डिस्प्यूट हो रहा था दोनों पार्टीज के बीच में, तो उस केस में वो लोग नेगोशिएशन कर सकते हैं कि हाँ प्रॉफिट का इतना हिस्सा तुम रख लो, इतना हिस्सा हम लोग रख लेते हैं.
ठीक है, तो ये नेगोशिएशन का एग्जाम्पल बिजनेस में हो गया। उसी तरह से मैरिज में, डिवोर्स में, प्रोसीडिंग्स जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती है उनमें, वहां पर सब जगह पे ये नेगोशिएशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एडवांटेज ऑफ एडीआर की एडीआर की एडवांटेज क्या है। सो द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट टेक्स प्लेस यूजुअली इन प्राइवेट हेल्पिंग मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। तो जो मेरा ये जो पूरा रिजॉल्व डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का जो भी प्रोसीजर होता है वो प्राइवेट में होता है, तभी तो हम लोग उसको बोल रहे हैं कि ये प्राइवेट मेथड है बेसिकली डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने का। कोर्ट्स में ना जाएं तो, क्योंकि कोर्ट्स में आपका जो मैटर है वो पब्लिक हो गया, लेकिन अगर वो प्राइवेटली अगर आपको अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाना है, कॉन्फिडेंशियलिटी को बेसिकली मेंटेन करना है, तो उस केस में आप एडीआर को यूज कर सकते हो। इट इज मोर वायबल, इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट। तो जैसे मैंने बताया भी था कि कोर्ट्स में बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो पेंडिंग रहते हैं बहुत टाइम तक, तो ये एक एफिशिएंट तरीका हो सकता है आपके डिस्प्यूट को बेसिकली रिजॉल्व करवाने का। नेक्स्ट है मेरा प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी सेव्स वैल्यूएबल टाइम एंड मनी एंड एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस ऑफ अ कन्वेंशनल ट्रायल। तो यहाँ पर आपका टाइम भी बचता है, आपका मनी भी बचता है, और आपको स्ट्रेस भी कम होता है जो हम कन्वेंशनल तरीका यूज करते हैं कोर्ट्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है मेरा दिस ऑफन रिजल्ट्स इन क्रिएटिव सॉल्यूशन, सस्टेनेबल आउटकम, ग्रेटर सेटिस्फैक्शन एंड इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप। तो यहाँ पर वही है कि आपको एक क्रिएटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे और आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगी। नेक्स्ट है मेरा द पॉसिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग दैट स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज इज अवेलेबल ऑन द ट्राइब्यूनल इन द पर्सन ऑफ आर्बिट्रेटर, मेडिएटर, कंसिलिएटर और न्यूट्रल एडवाइजर। तो यहाँ पर भी बेसिकली क्या होगा, आपको एक्सपर्टीज यहाँ पर मिलेगी और बहुत तरह के बेसिकली आपके पास मेथड्स हैं अपने कन्फ्लिक्ट को, अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के। या तो आप आर्बिट्रेशन परफॉर्म कर सकते हो, या फिर मेडिएशन परफॉर्म करवा सकते हो, कंसिलिएशन परफॉर्म करवा सकते हो, या फिर न्यूट्रल एडवाइजर भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है फर्दर इट ऑफर्स ग्रेटर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द आउटकम, पर्सनल रिलेशनशिप में ऑल्सो सफर। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप एक जो भी आपका आउटकम आ रहा है, या फिर जो भी डिसीजन आर्बिट्रेटर दे रहा है, या फिर कंसिलिएटर दे रहा है, या फिर जो भी पर्सन, जो थर्ड पार्टी आप यूज कर रहे हो, जो भी आपको आउटकम मिल रहा है उस पर आपके एक डायरेक्ट कंट्रोल होगा, वहां पर आपका कंट्रोल होगा। जैसे कोर्ट्स में क्या होता है, कोर्ट में जो भी जजमेंट मेरे जज देंगे वहां पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर, है ना। लेकिन यही चीज अगर आप इसमें देखो, इस एडीआर के प्रोसीजर में देखो, तो यहाँ पर आपका कंट्रोल होता है, यहाँ पर जो भी आउटकम है वहां पर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है और ज्यादा एडवांटेजेस होता है मेरे कोर्ट्स को रिजॉल्व करवाने के तरीकों में। एंड पर्सनल रिलेशनशिप में ऑल्सो सफर। और यहाँ पर हो सकता है कि जो पर्सनल रिलेशनशिप आपकी उस पर्टिकुलर पार्टी का जो दूसरा होगा उससे होगी, बहुत से केसेस में हो सकता है कि यहाँ पर वो भी सफर करेगी, लेकिन वो कम सफर करेगी। अब अगर आप कोर्ट्स में जाओगे तो हो सकता है कि वो जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा सफर करे, लेकिन एडीआर के प्रोसीजर में वो रिलेशनशिप मेरी कम सफर करती है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो इसी तरह से मेरा पूरा आर्बिट्रेशन का प्रोसेस खत्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।